हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंच सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 5th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 12, और चैप्टर 12 है बच्चों आपके लिए स्मार्ट चार्ट। और स्मार्ट चार्ट का बच्चों ये है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा बच्चों तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप देख सकते हो उसका फर्स्ट पार्ट। देखो मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके स्मार्ट चार्ट के बारे में। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं भी क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड, और क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने बच्चों फर्स्ट पार्ट में करवाया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हॉट एंड कोल्ड। यानी हॉट यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जाएगी, कोल्ड यानी कि मिनिमम टेम्परेचर की बात की जाएगी, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग यहां आपके पास 2 डिफरेंट बार चार्ट है, ठीक है। इसे बोला जाता है बच्चों बार चार्ट। ये जो बन के आ रहा है, ये जो रेक्टेंगल बन के आ रहा है ना आपके पास, ये बार है बच्चों। और जो इसे डिस्प्ले हम करने के लिए जो हम डायग्राम यूज कर रहे हैं इसे चार्ट बोला जाता है। इट मीन्स आप इसे क्या बोल सकते हो, बार चार्ट्स बोल सकते हो, ठीक है। ये 1 जून का है और ये 1 दिसंबर का है। पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें है क्या। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन जो हमें गिवन है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस तरह से है। हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन न्यूज़पेपर? आपसे पूछा जा रहा है अभी, पहले आप लोग बताओ, क्या आपने न्यूज़पेपर में टेम्परेचर के बारे में कभी पढ़ा है, या फिर आपने टीवी पे कोई न्यूज देखा है जिसमें वेदर के बारे में डिस्कस किया जा रहा हो, यानी वेदर रिपोर्ट देखा है क्या बच्चों? अगर देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताना यस सर हमने देखा है। अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, तो नो लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे पता लग सके कि भैया आप लोग न्यूज देखते हो या नहीं देखते हो। और देखो इस तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूं ताकि मुझे पता लग सके कि आप अलर्ट होके क्लास अटेंड करते हो या नहीं करते हो, वो भी मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दीज आर 2 बार चार्ट। ये फर्स्ट बार चार्ट है बच्चों और ये सेकंड बार चार्ट है आपके पास, ठीक है। तो दोनों बार चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। दीज शो द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन 4 सिटी ऑन 2 डिफरेंट डेज। और ये जो बार चार्ट है बच्चों, इन दोनों बार चार्ट में आपको टेम्परेचर का डाटा गिवन है, और ये जो टेम्परेचर का डाटा है बच्चों ये मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है 4 डिफरेंट सिटी का, ये आपको बताया जा रहा है। और हाँ, ये जो टेम्परेचर आपको बताया जा रहा है बच्चों 2 डिफरेंट डेट पे बताया जा रहा है। फर्स्ट डेट आपके पास क्या है, 1 जून है। सेकेंड डेट आपके पास क्या है, 1 दिसंबर है। इट मीन्स 2 डिफरेंट डेट्स है आपके पास और 4 डिफरेंट सिटी है, और उनका टेम्परेचर आपको बताया जा रहा है। सिटी कौन कौन सी है, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। और इन चारों सिटी का जो टेम्परेचर हमें गिवन है बच्चों, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले भी सिटी देख लेते हैं कौन कौन सी है भाई, है ना। तो दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। और इनके पास जो डाटा है भाई इस बार चार्ट में बच्चों, उसे भी अच्छे से पहले रीड करना सीख लेते हैं कि भी इसमें कैसे इसे रीड करना है। तो देखो बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है 33 डिग्री सेल्सियस। देखो कोई भी नंबर आपके पास इस तरह लिख दे और ऊपर छोटा सा एक सर्कल बना दे बच्चों, ठीक है, तो इसे तो डिग्री बोला जाता है। इस छोटे से सर्कल को, या फिर 0 जैसा बना हुआ है, इसे हम डिग्री बोलते हैं बच्चों। और सी यूज किया जा रहा है सेल्सियस के लिए। तो आप इसे रीड कैसे करोगे, 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और या फिर कुछ इस तरह अगर लिखा हो तो आप इसे क्या रीड करोगे, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे भाई कमेंट करके बताओ भाई, आप लोग देखते हैं कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, इसे क्या रीड करेंगे बच्चों, ठीक है। वर्ड्स में लिख करके बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसको रीड क्या करेंगे, ठीक है। आपके लिए मैंने छोड़ दिया, आप लोग रिप्लाई करना मुझे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 1 जून का टेम्परेचर गिवन है और 1 दिसंबर का टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। और सिटी आपको गिवन है, और हर एक टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बार भी शो किया गया, साथ के साथ आपको लिख के भी दे दिया गया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। तो 12 क्वेश्चन तो बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था, ठीक है। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो 13 होने वाला है, और आपकी बुक में टॉपिक है फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट। इस टॉपिक के नीचे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और क्वेश्चन है विच सिटी इज हॉटेस्ट ऑन 1 जून। यानी कि आपको ये बताना है, हॉटेस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जा रही है बच्चों, ठीक है।
हॉटेस्ट का जब भी बात की जाएगी इसका मतलब समझ जाना कि मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जा रही है। और डेट आपको ध्यान रखना है भाई, किस डेट की बात की जा रही है, जून 1 की बात की जा रही है। तो बार चार्ट देखते टाइम गलती मत करना, ठीक है। तो जून 1, ठीक है, इस वाले बार चार्ट से देखेंगे। और हॉटेस्ट का मतलब है मैक्सिमम टेम्परेचर। अब दिल्ली का टेम्परेचर देखोगे तो 33 है, शिमला का टेम्परेचर देखोगे तो 22 है, बेंगलोर का टेम्परेचर देखोगे बच्चों 28 है, और जैसलमेर की अगर हम बात करें तो यहां आपके पास 38 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है बच्चों हाईएस्ट है इस बार चार्ट के अंदर ना, सबसे ज्यादा। तो आंसर हमारा क्या होगा, जैसलमेर हमारा आंसर हो जाएगा। सिटी का नाम हमसे पूछा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, जैसलमेर आंसर में लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो सिटी का नाम हो गया। और ब्रैकेट में आप टेम्परेचर और लिख दो भाई, टेम्परेचर कितना है बच्चों 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट आंसर हो गया। अच्छा, जिस तरह से आपने ये 13 क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से बच्चों अब आपने क्या करना है कि आपको ये 14 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। और इसमें आपसे बोला जा रहा है विच सिटी इज कोल्डेस्ट। अब कोल्डेस्ट की मीनिंग यहाँ पे टेम्परेचर वाले चैप्टर में मीनिंग आपको याद रखना है। कोल्डेस्ट का मतलब है मिनिमम टेम्परेचर की बात की जा रही है, ठीक है। कोल्डेस्ट की मीनिंग यहाँ पे क्या, मिनिमम टेम्परेचर की बात की जा रही है बच्चों। तो याद रखना भाई, सर ने क्या बताया आपको, कोल्डेस्ट मीन्स मिनिमम और हॉटेस्ट मीन्स क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर है। और किस डेट पे चेक करना है आपको, 1 दिसंबर वाली डेट पे चेक करना है। तो चलो भाई बार चार्ट को देख लेते हैं। बार चार्ट कौन सा देखना है भाई, दिसंबर वाला देखना है हमें, 1 दिसंबर। तो देखो दिल्ली का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का 10 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर का 24 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर का 25 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है बच्चों, शिमला की है। और शिमला की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो सिटी का नाम आप लोग क्या लिखोगे, शिमला लिख दोगे। और टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सिंपल है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले सिटी का नाम लिख देना है भाई। तो सिटी का नाम हमारे पास क्या हो गया, शिमला। और टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। बस हो गया आंसर। तो बार चार्ट को रीड करना सीखना है हमें, और बार चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी डाटा गिवन है हमें यहाँ पे आंसर लिख देना है। अच्छा, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है विच सिटीज शो लिटिल चेंज इन द टेम्परेचर ऑन द 2 डेज। अब आपको ये बताना है कि सिटी बताना है सबसे पहले कि कौन सी सिटी, उसके बारे में समझो। सिटी का नेम बताना है आपको, और इसमें सबसे कम चेंजेस आ रहा है बच्चों। लिटिल चेंज का मतलब जिसमें सबसे कम चेंजेस आ रहे हैं 2 डिफरेंट डेट्स पे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 जून पे और या फिर मैं बात करूं फिर 1 दिसंबर में, दोनों डेट पे आपको कंपैरिजन करना है, और सबसे कम जिसका टेम्परेचर आ रहा है बच्चों उस सिटी का आपको नाम बता देना है। इट मीन्स ये है कि दोनों डेट में जो भी टेम्परेचर है आपने क्या करना है, उसे सबट्रैक्ट करना है, उसे यानी कि माइनस करना है बच्चों, ठीक है। और माइनस करने के बाद जिसकी वैल्यू कम आएगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 कर लेते हैं भाई। तो अगर हम देखें भाई दोनों बार चार्ट को, तो ये बार चार्ट है हमारे पास। पहले दिल्ली के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। दिल्ली का टेम्परेचर क्या है, 33 एंड 23, ओके। तो सबसे पहले दिल्ली के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दिल्ली के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, 33 एंड 23। तो आंसर हमारे पास क्या है, 10 आ गया बच्चों, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस इसके अंदर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सिटी जो देखोगे बच्चों वो आपके पास क्या, शिमला। और शिमला में 22 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो भाई शिमला के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों अब। तो यहां लिख दोगे आप शिमला, ठीक है, और 22 डिग्री सेल्सियस और क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस था। जब माइनस करोगे तो यहां आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस चेंजेस शिमला में आ रहा है। अच्छा, शिमला के बाद नेक्स्ट सिटी है, देखना पड़ेगा भाई कौन सी सिटी है, नेक्स्ट है बेंगलोर है बच्चों। तो बेंगलोर में डिफरेंस कितना आ रहा है, 28 और 24 में से हमें सबट्रैक्ट करना है, 28 और 24 का डिफरेंस, ठीक है। तो चलो भाई अब बेंगलोर के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। और वैसे बच्चों एक बात और बताऊंगा, आपकी बुक में बेंगलोर का नाम बेंगलोर तो है, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम बच्चों चेंज हो गया है, ठीक है। अब इसे बेंगलोर की जगह बेंगलुरु बोला जाता है।
तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई अब इसका नाम चेंज हो गया है। तो कोई आपसे बोले बेंगलोर नाम, हाँ बेंगलोर ही पुराना नाम था बच्चों, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो 28 में से 24 को अब हमें माइनस करना है बच्चों। तो 28 और 24 और जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई। और लास्ट सिटी हमारे पास शायद जैसलमेर है बच्चों। तो अब जैसलमेर का भी टेम्परेचर देख लेते हैं भी क्या है। तो यहाँ टेम्परेचर है बच्चों 38 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो 38 और 25 का डिफरेंस हमें निकाल लेना है। तो लिखोगे 38 डिग्री सेल्सियस और 25। तो बच्चों जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे यानी माइनस करोगे तो आपके पास ये 13 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे कम डिफरेंस किसका आया? तो भाई बेंगलोर सिटी जो है, यानी कि जिसे हमें आज के टाइम पे बेंगलुरु भी बोला जाता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर क्या लिखोगे? बेंगलोर लिख दोगे बच्चों, क्योंकि आपकी बुक में बेंगलोर लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बेंगलोर लिख रहा हूं। और चेंज कितना आ रहा है? मिनिमम चेंज। तो लिख सकते हो चेंज इन टेम्परेचर। तो वो आपके पास कितना आ रहा है बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, यानी कि सबसे लिटिल चेंज किस में आ रहा है? बेंगलोर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ बच्चों? चारों सिटी का डिफरेंस निकाल लिया। सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस जो कम डिफरेंस आ रहा है बेंगलोर का आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको बार चार्ट रीड करना है और बार चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कैसे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ये मैं आपको सिखा रहा था। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में क्या है। तो बच्चों ये नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में है वो है रैबिट्स के ऊपर है। हाँ भी, और रैबिट कहाँ है? इंडियन रैबिट नहीं हुई, ऑस्ट्रेलियन रैबिट की बात करने वाले हम लोग आज। और क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले टॉपिक समझते हैं कि रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब कुछ कहेंगे सर ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दिल्ली के पास है क्या? नहीं भाई नहीं, वो तो कंट्री अलग हो गई। देखो अगर आप मैप देखोगे बच्चों तो ये जो दिख रहा है आपको, ये तो हमारी कंट्री है बच्चों, इंडिया। और इंडिया ये रही, और ऑस्ट्रेलिया बात करें बच्चों ये रही। यानी कि आप समझ सकते हो, अगर मैप में देखोगे तो भी कितनी दूर है ये देख सकते हो कि यहां अगर इंडिया है तो ये जो मैप आपको दिख रहा है बच्चों, ये येलो पार्ट जो दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां पर रैबिट के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? पहले टॉपिक पढ़ते हैं। अर्लियर देयर वर नो रैबिट इन ऑस्ट्रेलिया। रैबिट्स वर बाउट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780। यानी कि पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर बच्चों रैबिट यानी खरगोश होते नहीं थे, लेकिन 1780 में यहाँ पे रैबिट को पकड़ के लाया गया भाई कहीं दूसरी कंट्री से। बोले चलो हमारी कंट्री में ऐसे पकड़ के ले आए उसको। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। एट द टाइम देयर वर नो एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट। और उस टाइम कोई ऐसा एनिमल भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया में जो कि रैबिट को खाए, क्योंकि आप लोग जानते हो छोटा सा जानवर होता है, कोई भी उसे खा सकता है, कोई भी उसे परेशान कर सकता है। लेकिन जब 1780 में उसे लाया गया बच्चों, उस टाइम कोई उसे परेशान करने वाला नहीं था, उसे खाने वाला भी नहीं था। सो द रैबिट्स बिगन टू मल्टीप्लाई एट वेरी फास्ट रेट। तो फिर क्या हुआ, जो रैबिट है उसकी जो नंबर में वो बढ़ते चले गए। क्यों? देखो मदर रैबिट फादर रैबिट दोनों के बच्चे हो गए, फिर रैबिट और हो गए, फिर उनसे भी रैबिट हो गए। ठीक है, फिर और रैबिट हो गए इस तरह से। और इस तरह से रैबिट की जो संख्या है, यानी कि मैं कहूं पॉपुलेशन ऑफ रैबिट जो हो गया बच्चों, वो इंक्रीज होता चला गया, यानी बढ़ता ही चला गया। और ये जो रेट थी काफी फास्ट है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी इसकी नंबर में रैबिट बढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स। तो भी अब आपको सोचो भी कितने सारे रैबिट हो गए होंगे वहां पे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास एक टेबल गिवन है, और ये जो टेबल है, द टेबल शो हाउ रैबिट्स ग्रू एवरी ईयर। किस तरह से रैबिट की संख्या बढ़ रही थी बच्चों, उसके बारे में। तो देखो फर्स्ट कॉलम में आपके पास है टाइम कि भी कब कितने रैबिट थे उसके बारे में, और यहां सेकंड कॉलम में आपके पास है नंबर ऑफ रैबिट्स। तो भी 1780 में, यानी कि जो फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग की बात की जा रही बच्चों, कि 1780 में जब रैबिट लेके आए गए थे तो 10 रैबिट को यहां पे लाया गया था बच्चों। ठीक है, जब 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट होने का मतलब है 1781 की बात की जा रही बच्चों। तो यहां पे क्या हुआ, रैबिट 18 हो गया। 18 का मतलब ये है बच्चों, जो भी फर्स्ट ईयर में था यानी स्टार्टिंग में जो था उसका डबल हो गया। ठीक है, डबल 20, और 20 में से भी कितने कम हो गए? 2 कम हो गए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कितने आ गए? 18 आ गया बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, अगेन डबल हो गए। तो 18 का डबल कितना होता है? 36 होता है। 18 का डबल कितना? 36। अब 36 में से
क्या हुआ कि ये जो 2 है, पहले तो 2 कम था, अब 4 कम कर लो तो आपके पास कितना हो गया, फिर 32 हो गया बच्चों। और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, ये जो 32 है बच्चों आपके पास, इस 32 का भी डबल हो गया यानी कि 64। और 64 में से पहले 2 कम था, फिर 4 कम हुआ, अब यहां पे क्या हुआ बच्चों, 6 कम हो गए यहां पे, ठीक है। यानी कि जब जितने भी ईयर है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 2 कम हुआ, 2 का टेबल चल रहा है, सेकेंड ईयर में 4 कम हो गया, थर्ड ईयर में कितने कम हो गए बच्चों, 6 कम हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर हमें पता लग गया 4 ईयर में तो सर क्या होगा, 4 का डबल यानी कि 8 कम हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है भाई, जिस बच्चे को टेबल आता है उसने डायरेक्ट गैस कर लिया सर, हाँ सर 8 कम हो जाएंगे। और ये जो 58 है, 58 का भी डबल कर दो। तो बच्चों जब 58 का डबल करोगे आप लोग तो देखो 50 प्लस 50 आपके पास कितने हो गए, 100 हो जाएंगे, ठीक है। और 8 का डबल करोगे तो भाई 16 हो जाएगा, यानी कि टोटल अगर मैं ऐड करूं तो 116 होने चाहिए थे, ठीक है, 116। लेकिन बच्चों 8 कम हो गए उसमें से भी, यानी कि 108 आ गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 108 का डबल कर लो तो वो आपके पास क्या होगा, हो जाएगा 216 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन भाई इधर भी तो नंबर कम हो रहा है ना, 2 4 6 8, 8 के बाद 10 कम कर लो इसमें से, तो आपके पास ये आ जाएगा 200, बोलो 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 भाई, इजी है, 206 हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट ईयर के लिए निकालोगे तो कहोगे सर इसको फिर से डबल कर लो सर, यानी कि 412 कर लो इसको। और 412 में से बच्चों ये जो 10 माइनस किया आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना माइनस कर लोगे, 12 माइनस कर लोगे, इट मीन्स यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा बच्चों। और इस तरह से और भी ईयर के आप लोग निकाल सकते हो। तो ये पैटर्न बन के आ रहा है एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, पैटर्न बन के आ रहा है। इसको डबल करो, 2 माइनस करो, 4 माइनस करो, 6 माइनस करो, 8 माइनस करो, 10 माइनस करो, फिर 12 माइनस करो, फिर 12 के बाद 14 माइनस करो, 14 के बाद 16 माइनस करो। तो इस रेट से रैबिट इंक्रीज हो रहे थे। तो जैसे 1780 है, फिर 81 आ गया, 81 के बाद 82 आ जाएगा, फिर 83 हो जाएगा बच्चों, फिर 84 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 1785 हो जाएगा, फिर 1786 हो जाएगा। देखो हम लोग तो अभी 2020 में है बच्चों, लेकिन हम लोग कितनी पुरानी बात कर रहे हैं ना, कितनी पुराने टाइम की कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए कुछ इस तरह से, पहले पढ़ते हैं। आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वॉज, भी हर साल क्या हो रहा है कि जो रैबिट के नंबर है वो किस तरह से हो रहे थे ये आपको बताना है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर जितने भी रैबिट था उससे डबल के आसपास, मतलब उसके बाद उससे थोड़ा सा कम, लिटिल लेस यानी कि थोड़ा सा कम, डबल करने के बाद। ओके, सेकंड आपसे बोला जा रहा है बी ऑप्शन में डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर जो भी था उसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर डबल हो जाएगा। डबल का मतलब है 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा हमारा नंबर नेक्स्ट ईयर का। सी में आपसे बोला जा रहा है 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, यानी कि हर साल क्या होता है 8 रैबिट इंक्रीज हो रहा है, ऐसा आपसे थर्ड में बोला जा रहा है। और फोर्थ ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है मोर देन डबल, यानी कि जो भी डबल होगा, सपोज 10 रैबिट है तो डबल करोगे तो बच्चों 20 हो जाएगा, 20 से भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये आपसे डी में बोला जा रहा है। और जब एक्चुअल में बच्चों जब मैंने आपको ये कैलकुलेशन दिखाया था करके कि भी किस तरह से हो रहा है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगे सर आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो और डबल में थोड़ा सा माइनस कर दे रहे हो, 2 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, 6 माइनस कर दिया। इट मीन सबसे पहले मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ठीक है, और उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा सा लिटिल बिट सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 का टेबल में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, पहले 2 कर लिया, फिर 4 कर लिया, फिर 6 कर लिया, इस तरह से। तो आप ये कह सकते हो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा ना अ लिटिल लेस देन डबल द नंबर, यानी कि पहले डबल कर लो और डबल में से लिटिल लेस कर दो, ठीक है, और ये किसके, लास्ट ईयर जो भी नंबर ऑफ रैबिट थे उसके कंपैरिजन में। तो बच्चों हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया इसे भाई यहाँ से डबल किया, जैसे 10 है, 10 का डबल कितना होता है, 20 होता है, लेकिन 20 से थोड़ा सा माइनस किया मैंने, क्या माइनस किया, 2 माइनस किया, 18 आ गया, ठीक है। अब 18 है तो डबल कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा माइनस कर दिया 4, ठीक है। डबल से लिटिल माइनस करना है, हमें थोड़ा सा माइनस कर लेना है,
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 16 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें। अच्छा, अब देखो बच्चों नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, और 17 में आपसे बोला जा रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 6, यानी कि 6th ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, उस ईयर के बाद आपको नंबर ऑफ रैबिट के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई रैबिट कितने होंगे या कैसे कितने रैबिट रह गए, इस तरह की जानकारी आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एट द एंड ऑफ द ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट वाज क्लोजर टू, यानी कितने क्लोज है, तो अब 400 के क्लोज है, 600 के क्लोज है, या फिर 800 के क्लोज है। तो चलो भाई एक बार दोबारा टेबल देखते हैं और समझते हैं। 6 ईयर की बात ना, ओके। तो देखो बच्चों, ये तो फर्स्ट ईयर हो गया, उसके बाद सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, ये फोर्थ ईयर हो गया, ये फिफ्थ ईयर हो गया, और ये देखो बच्चों 6 ईयर। और 6 ईयर के लिए जब मैंने कैलकुलेशन आपको करवाया था बच्चों, तो कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 400 के नियर हमारा आंसर आ गया। कितना आया, 400। यहाँ पे 412 में से मैंने क्या किया, 12 माइनस किया था। तो भाई जो आपके पास ऑप्शन है बच्चों, उस ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हो ऑप्शन ए, और ये क्या है, 400। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर कर लेना था इसका। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाई। क्या, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस 1000, यानी अब आपको यह बताना भी ऐसे कितने ईयर लग जाएंगे जब रैबिट की जो पॉपुलेशन है, यानी कि नंबर ऑफ रैबिट 1000 को क्रॉस करेगा, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों 6 ईयर की बात करें, 6 ईयर में कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, अच्छा 7th ईयर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 7th ईयर में पहले तो 800 कर लो, पूरा डबल किया कितना हुआ, 800 हो गया। ओके, और उसके बाद बच्चों देखो कितना सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी ध्यान रखना है। अभी 12 है, 12 अभी तक सब्ट्रैक्ट किया है, तो 12 में से भी अब 12 के बाद 2 के टेबल में नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 14 आता है बच्चों। तो क्या करेंगे, 14 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो लो भाई 14 माइनस करोगे तो आपके पास ये 7, यहां लिख देता हूं, 786 हो गया। ठीक है, 7th ईयर में। अच्छा, उसके बाद अगर 8th ईयर की बात करें बच्चों, तो 786 का क्या करोगे, आप डबल करोगे, तो समथिंग अराउंड 1400 कुछ ना कुछ हो जाएगा, 1400 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000 क्रॉस हो गया ना। कौन सी ईयर में क्रॉस करेगा बच्चों, 8th ईयर में क्रॉस कर रहा है। तो आंसर आप क्या लिख सकते हो, कुछ बच्चे कहेंगे सर इस तरह लिख दें, 8th ईयर। ठीक है, कौन सा ईयर, 8th ईयर। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ऐसे लिख दें क्या, भाई कैसे भी, दोनों ही मेथड करेक्ट है। ठीक है, 8th ईयर तो लिख सकते हो। आंसर क्या लिखोगे बच्चों, आफ्टर 8th ईयर कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन 1000 कब क्रॉस करेगा, आफ्टर 8th ईयर। ठीक है, जब 8 ईयर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाकर के हमारे पास जो नंबर ऑफ रैबिट है वो 1000 को क्रॉस कर लेगा। क्योंकि 7th ईयर में तो भाई ये 700 ही क्रॉस हुआ, लेकिन जब 8th ईयर होगा तो भाई अराउंड 1400 आसपास हो जाएगा, जो कि 1000 से क्रॉस कर लेगा कम के। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 8th ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका ये भी टॉपिक जो है, यानी कि जो रैबिट इन ऑस्ट्रेलिया जो है आपका कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर जो 3 क्वेश्चन छोटे छोटे थे बच्चों, आई होप क्लियर हो गया। अच्छा भाई, अब ऑस्ट्रेलिया तो मैंने आपको घुमा दिया ना मैप के अंदर, अब मुझे भी कमेंट करके बताना कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है बच्चों। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, जीके का है, देखते कितने बच्चे पढ़ते हैं, ईवीएस को अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री जो कि क्लास 1 से आप लोग ड्रॉ करते आ रहे हो, आज भी ड्रॉ तो करना ही करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बच्चों एक बार अच्छे से अपनी मैथ्स की बुक में इस फैमिली ट्री को देख लो भाई पहले, फिर मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। तो भैया आई होप आपने वीडियो को अच्छे से पॉज करके भाई इस फैमिली ट्री को देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। बोलोगे सर दोनों में कैसे अच्छी बात है, अरे भाई मैं समझाने वाला हूं ना इसलिए। ठीक है, इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है माधव बच्चों, जो इस ट्री में सबसे लास्ट में देखो, ये बच्चा कौन है, माधव, उसके बारे में है। ठीक है, पढ़ते हैं। माधव वेंट टू ए वेडिंग अलोन विद हिज पेरेंट्स, ये अपने पापा के साथ और मम्मी के साथ एक मैरिज पार्टी में जाता है। ठीक है, अपने फादर के साथ और अपनी मदर के साथ एक मैरिज पार्टी में चला गया भाई। ही मेट मेनी रिलेटिव्स देयर बट ही डिड नॉट नो एवरीवन। अच्छा, उसके बाद जो पार्टी में गया वहां पे इसे बहुत सारे रिलेटिव मिले,
लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था, सबको भी, कुछ कुछ लोगों को पहचान लेता होगा, सबको नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि छोटा है, नहीं मिला होगा, फर्स्ट टाइम मिल रहा होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है, नहीं पहचान पा रहा था। तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी, है ना। ही मेट हिज मदर्स ग्रैंड मदर। अच्छा, अब वो जो मिला था बच्चों अपनी मदर की ग्रैंड मदर से, यानी कि अपनी मम्मी की जो मम्मी से मम्मी होती है उनसे वो मिला, ठीक है। बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज नॉट अलाइव, और उसने ये देखा कि भी उसकी जो ग्रैंड मदर है वो तो है ही नहीं, लेकिन मम्मी की ग्रैंड मदर है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर मदर, और उसने ये भी देखा हर मदर यानी कि जो उसकी ग्रैंड मदर है बच्चों, हर मदर का मतलब है उसकी मम्मी की मम्मी, यानी कि जैसे हम लोग नानी बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। उसने ये देखा कि उसकी नानी भी है, और जो उसकी नानी है उसकी भी जो ग्रैंड मदर है वो भी जिंदा है, ठीक है भाई। इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड, और वो जो है वो 100 ईयर ओल्ड है, उससे भी ज्यादा है, यानी कि उनकी जो एज है बच्चों 100 ईयर क्रॉस हो चुकी है, मतलब बहुत ज्यादा सुपर, मतलब ग्रैंड मदर आप बोल सकते हो माधव की। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो माधव है बच्चों वो कंफ्यूज हो गया। He could not imagine his mother's grandmother, अब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरी मम्मी की ग्रैंड मदर, क्लियर नहीं हो रहा है। सो माधव्स मदर मेड अ फैमिली ट्री फॉर हिम, फिर माधव की जो मदर है उन्होंने क्या किया, एक फैमिली ट्री ड्रॉ किया ताकि इस माधव को समझा सकें कि भी कितने कितने लोग हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों पहले एक बार ये फैमिली ट्री को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे देखो, अब ये कौन है, माधव है। तो माधव के पेरेंट्स हैं, एक फादर है उनके, देखो ये फादर है उनके, और ये उनकी मदर है, ठीक है, क्लियर है। और उनकी मदर का नाम क्या है, शोभना, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो यानी कि अब ये मान लो कि माधव क्या है, फर्स्ट जनरेशन है समझने के लिए, और उसका जो नेक्स्ट जनरेशन कौन है, उनकी मदर और उनके फादर, ये नेक्स्ट जनरेशन हो गया, यानी कि सेकेंड जनरेशन बच्चे हो गए। फर्स्ट माधव, सेकेंड जनरेशन उसके पेरेंट्स हो गए। अच्छा, अब जो थर्ड जनरेशन होगा बच्चों, ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या होगा, इसकी जो ममा है, ठीक है, यानी शोभना, इनके मदर और फादर होंगे, ठीक है। ये इसके फादर है और ये इनकी मदर है, ठीक है, थर्ड जनरेशन। इसी तरह से अभी इसके फादर के भी हो सकते हैं, फादर के भी मदर हो सकते हैं, फादर के भी फादर हो सकते हैं, इस तरह से और आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन भाई हम लोग अभी कंसंट्रेट किस पे करेंगे, इसकी मम्मी की फैमिली में कंसंट्रेट करेंगे, पापा की फैमिली में नहीं करेंगे, नहीं तो ट्री और बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 1 मेंबर है। अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 मेंबर हो गए बच्चों, इसकी मम्मी और पापा सेकेंड जनरेशन में। अच्छा, अब आओ थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ बच्चों, इसकी जो मम्मी है, मम्मी के मम्मी और मम्मी के पापा, यानी कह सकते हो मदर्स मदर एंड मदर्स फादर, यानी कहने का मतलब ये है इसकी नानी और इसके नाना, ठीक है, 2 पीपल तो ये हो गए। अच्छा, जिस तरह से इसकी मम्मी के पेरेंट्स है बच्चों, इसके फादर के भी पेरेंट्स होंगे 2, 1 फादर 1 मदर, तो यानी कि टोटल आपके पास थर्ड जनरेशन में कितने हो जाएंगे, 4 पीपल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 1 था, डबल हो गया 2 हो गया, अब 2 का डबल कितना हो गया, अब नेक्स्ट 4 हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब उसकी जो मदर है बच्चों, उसकी मदर के भी मदर एंड फादर होंगे, ठीक है। अच्छा, और उसकी जिस तरह मदर के मदर एंड फादर होंगे, तो भी उसके आगे भी बड़ इंक्रीज होगा, यानी कि उसकी मम्मी यानी कि उनकी जो नानी है, नानी उस तरह नाना के भी हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 2 ये भी हो गए, 4 हो गए बच्चों। और ये तो मम्मी की फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, इसी तरह उनके पापा की फैमिली में भी इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर है बच्चों, फर्स्ट जनरेशन में 1 है, डबल हो गया 2, फिर थर्ड में हो गया 4, और 4 का डबल जब करोगे बच्चों तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इट मीन्स ये कह सकते हो कि जब 4th जनरेशन आएगा बच्चों, 4th जनरेशन में क्या हुआ, डबल हो गया, 8 पीपल हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन पे जाओगे, जब उसके फर्दर नेक्स्ट जनरेशन जाओगे, यानी कि मैं बोल रहा हूं 5th जनरेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 5th जनरेशन में कितने हो गए, यहाँ पे 8 पीपल है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 16 पीपल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और उस जनरेशन में से उनकी जो मम्मी की जो दादी है वो है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 5th जनरेशन का फैमिली ट्री, और जिसमें आप देख रहे हो कि फर्स्ट जनरेशन में 1 यानी कि एक बच्चा माधव, सेकेंड जनरेशन में 2 पीपल उसके मम्मी पापा, थर्ड जनरेशन में उसके दादा दादी नाना नानी यानी कि 4 पीपल, और भी थर्ड के बाद जो 4th जनरेशन आएंगे
तो उसकी मम्मी के दादा दादी नाना नानी इस तरह से, उसके पापा के भी दादा दादी नाना नानी, यानी 4 उसकी मम्मी की साइड से, 4 उसके पापा की साइड से, कितने हो गए 8 हो गया बच्चों। फिर नेक्स्ट करोगे इस तरह से 16 हो जाएंगे, और ये इस तरह से मतलब डबल होते चले जाएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे है आपके लिए। तो बच्चों यहाँ पे जैसे आपके मैंने एक्सप्लेन किया था उसी तरह आपके लिए टॉपिक में क्वेश्चन भी फ्रेम होगा। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है माधव्स मदर हेल्प हर अंडरस्टैंड हर फैमिली विद हेल्प ऑफ द ड्रॉइंग, जैसे उसने ड्रॉ किया और उस तरह से उसे एक्सप्लेन किया। ठीक है भाई, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट योर एल्डर्स जनरेशन यूजिंग सच फैमिली ट्री। इस तरह से आप लोग भी क्या कर सकते हो, अपना फैमिली ट्री बना सकते हो। जैसे आप हो, ठीक है, मैं आपका नाम नहीं जानता हूं भाई, तो मैंने आपका नाम यहाँ पे के लिए स्टूडेंट लिख दिया। ठीक है, अब आपके पापा हो जाएंगे, ठीक है, और भी आपकी मम्मा हो जाएगी, यानी मदर लिख देता हूँ। ठीक है, ये बन गई आपकी फैमिली ट्री। फिर आपकी मम्मी के भी होंगे ना आगे नेक्स्ट, यानी कि आप कह सकते हो कि मेरे नानी और नाना हो गए, और इधर आगे आगे बढ़ोगे बच्चों तो आपके दादी, ठीक है, और दादा हो गए। इस तरह से आप लोग अपना भी फैमिली ट्री ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन भाई अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आप लोग बाद में कर लेना। क्या है क्वेश्चन, देखो बच्चों, हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज सोमना हैव। अब ये जो सोमना है बच्चों, इसके टोटल ग्रैंड पेरेंट्स कितने, ये आपको बताना है। किसकी बात की जा रही है, सोमना। सोमना यानी कि माधव की मदर की बात की जा रही है। तो बच्चों इसके अगर ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है कि भी इसके पापा के पेरेंट्स और इसकी मम्मा के पेरेंट्स। तो पापा साइड से बात करूं बच्चों, फादर्स फादर, ठीक है, फादर की साइड से 2 पीपल हो जाएंगे, और मदर की साइड से भी 2 पीपल हो जाएंगे। फादर की साइड से दादा दादी, और मदर की साइड से बच्चों क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो मदर की साइड से नाना नानी। इट मीन्स टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कहोगे सर आप 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो कैसे बोल सकते हो आप, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, किसके, सोमना के। चलो एक बार ट्री देखो, ज्यादा क्लियर होगा। एक मिनट ट्री है भैया आपका यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ये नहीं सोमना, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो सोमना कौन है, माधव की मदर, ठीक है, इनकी बात की जा रही है कि भाई इनके बताओ ग्रैंड पेरेंट्स कितने होंगे। तो देखो बच्चों, इसकी मम्मी की साइड से 2 ग्रैंड पेरेंट्स इधर हो गए, और इसके पापा के साइड से भी 2 ग्रैंड पेरेंट्स इधर हो गए, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, कितने होंगे, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। तो सिंपली इसका आंसर आप लिख सकते हो 4 ग्रैंड पेरेंट्स। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 2 + 2 4 कैसे हुआ, 2 मम्मी की साइड से, 2 पापा की साइड से। तो बच्चों आप लिख सकते हो कि भी 4 ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ठीक है, हो गया बस। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है, पहले पढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डस माधव हैव। अब माधव के बारे में बताओ भी, उसके कितने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है। मुश्किल क्वेश्चन है क्या, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। देखो ग्रैंड पेरेंट्स तो उसके भी, माधव के भी 4 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 मम्मी साइड से, 2 पापा के साइड से। ठीक है, अच्छा अब ग्रेट वर्ड आ गया, इट मींस इसका नेक्स्ट करोगे तो 4 के बाद कितना होता है बच्चों, 8 हो जाएगा। अच्छा ग्रेट ग्रेट यानी कि इसके भी नेक्स्ट जनरेशन पे जाओ तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएगा बच्चों। कितने ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, 16। यहां नहीं समझ में आ रहा, चलो एक बार फैमिली ट्री देखो भाई, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो गया। देखो बच्चों, ये रहा माधव, और अगर इसके ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो ये वाली लाइन, ठीक है, यानी कि मम्मी की साइड से 2 हो गए, और इसी तरह से पापा की साइड से भी 2 हो गया। कितने हो जाएंगे टोटल, 4 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, यहां पे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे बच्चों। अच्छा अब ग्रेट ग्रेट 2 टाइम्स ग्रेट था, तो भाई एक स्टेप और आगे जाओगे, इट मींस आप 5th जनरेशन पे जाओगे, तो यहां कितने ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, 16 ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। कैसे निकाला, समझ में आया या दोबारा बताना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में आ गया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं एक बार बता दूं। देखो ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब 4 हो गया बच्चों, 2 मम्मी की साइड से, 2 पापा की साइड से। और देखो नेक्स्ट जनरेशन पे जाओगे तो क्या होगा, 4 का क्या हो जाएगा, डबल, 8 हो गया बच्चों। और फिर ग्रेट, एक बार और ग्रेट वर्ड आ गया, यानी कि एक बार और डबल करो तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। 8 का डबल कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि भाई कितने हो गए यहाँ पे, 16 ग्रेट 2 टाइम्स है ग्रेट, इसलिए मैंने 2 टाइम्स
मल्टीप्लाई कर लिया इसे और एक्स्ट्रा, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, जितनी बार ग्रेट वर्ड लिखा है उतनी बार अब नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते चले जाना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बस ये अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। कितना है 16, ग्रैंड पेरेंट्स 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 बच्चों, तो 16 ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट है आपके पास 21 क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ द फैमिली। अब आपको 7th जनरेशन के बारे में बताना है बच्चों। देखो बच्चों, जब हम लोगों ने इस टेबल को देखा बच्चों, तो यहां हमने 5th जनरेशन तक किया था। 5th जनरेशन में कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे थे, ठीक है। 5th जनरेशन में 16 पीपल हो गया, तो फिर नेक्स्ट इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो जैसे मैं समझाऊं, 5th जनरेशन का मतलब कितना हो गया बच्चों, 5th जनरेशन का 16 हो गया। तो अगर 6th जनरेशन का निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 32 आ गया 6th जनरेशन। अगर मुझे 7th जनरेशन का निकालना है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, जो भी रिजल्ट आया 32, इस 32 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 64 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, एक और तरीका बताते हैं। फर्स्ट जनरेशन में तो भाई माधव खुद है, ठीक है बच्चों, फर्स्ट जनरेशन में माधव खुद है। सेकंड जनरेशन में 2 हो गया, ठीक है। 2 का डबल करोगे तो क्या होगा, थर्ड जनरेशन के लिए 4 हो गया। और 4th जनरेशन के लिए जाओगे, फिर 4 का डबल कर दो बच्चों, 8 हो गया 4th में। 5th जनरेशन में जाने के लिए 8 को डबल करोगे, 16 हो गया, ठीक है। अब 6 में जाने के लिए आप 16 का डबल करोगे, 32 हो गया। और जब 7th में जाना है आपको, तो भी क्या हो जाएगा, 62 का डबल करोगे, जो कि आपके पास क्या आएगा, 64 आएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि भी कितना होगा, 64। तो आप कह सकते हो 64 एल्डर्स आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। कितने आएंगे, 64 एल्डर्स हो जाएंगे। और कैसे फाइंड आउट किया, तो देखो बच्चों, 5th जनरेशन में आपके पास 16 था, मैंने फिर 6th जनरेशन का निकाला, 32 हो गया। फिर 7th जनरेशन का फिर डबल कर दिया, तो 64 पीपल हो गए, यानी कि 64 एल्डर्स आप बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 21 भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 22, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब इसमें आपको एल्डर्स ऑलरेडी गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई ये जनरेशन कौन सा है, ठीक है। अब आपको क्या है, पहले यहाँ पे तो 21 में क्या हुआ कि आपको ये बोला जा रहा था जनरेशन गिवन था, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट देन कि नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ एल्डर्स कितने हैं ये बताओ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, क्या पढ़ते हैं, इफ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 पीपल, यानी कि 128 एल्डर्स कब हो जाएंगे ये बताना है। तो देखो बच्चों, 7th में कितना हो गया, 7th में आपने देखा 64 हो गया, ठीक है। जब 8th में जाओगे बच्चों, 8th जनरेशन की बात करें तो 64 का डबल करोगे एंड दैट विल बी 128 होगा बच्चों। कितना होगा, 64 का डबल 128। देन यू कैन से कि भाई ये सर हो जाएगा कौन से जनरेशन में, 7 के बाद 8 जनरेशन में, ठीक है, 8 जनरेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 जनरेशन, ठीक है। कैसे निकाला आपने, 5th का डबल किया तो 6 आ गया, 6 का डबल किया तो 7 आ गया, 7 का भी डबल करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 128 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 7th जनरेशन। थोड़ा सा क्लीन करके अच्छे से साफ सुथरा लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा साफ साफ लिख दो सर। तो लो भाई, क्या लिखोगे, 8th जनरेशन। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं 8th जनरेशन, ठीक है, 8 जनरेशन, ठीक है। और कुछ बच्चे भाई इस तरह से लिख रहे हैं, तो दोनों ही करेक्ट है, गलत कोई सा भी नहीं है। यानी कि आपको प्रॉपर 8th लिख देना है इसके अंदर, ठीक है, और जनरेशन की स्पेलिंग लिख दो भाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से 128 होगा, वो होगा 8th जनरेशन में, ठीक है। चलो ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। आई होप आपको ये फैमिली ट्री समझ में आ गई होगी और ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और जिसके बाद की हमारा ये चैप्टर यानी कि स्मार्ट चार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है बच्चों आज की इस वीडियो का भी और आपके इस चैप्टर का भी, ग्रोथ चार्ट ऑफ प्लांट। ये आपकी बुक में इस चैप्टर के अंदर बच्चों लास्ट टॉपिक है। पहले इस टॉपिक को समझते हैं और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। अमित शोज अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। और जो अमित है उसने क्या किया, कुछ मूंग दाल को जमीन में लगा दिया, यानी कि लगता है खेती वेती करने वाला है, डाल दिया उसने।
द हाइट ऑफ प्लांट ग्रू 1.4 सेंटीमीटर, सीएम मीन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसने फिर देखा कि भी जो उसका हाइट है, प्लांट का हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है, इतना ग्रो किया इन द फर्स्ट 4 डेज, यानी कि 4 दिन लगाए हुए हो गए उसे। तो उसका जो प्लांट है बच्चों वो कितना ग्रो कर रहा है, 1.4 सेंटीमीटर, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब थोड़ा सा ग्रो कर लिया उसने, कितना 1.4 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है आफ्टर 4 डेज, ठीक है। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्ट, और उसके बाद वो और फर्दर ग्रो करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। अमित मेजर द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 डेज। अब अमित क्या करता था कि आफ्टर एवरी 4 डेज, ठीक है, जब भी 4 डे कंप्लीट हो जाता वो प्लांट की हाइट मेजर करता, ठीक है, ओके, एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट। और ये जो चार्ट आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है, ये बार चार्ट जो दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ चार्ट आप देख रहे होगे, यहाँ टेबल भी आपको दिख रहा है। तो वो क्या करता था कि डॉट लगा देता था, जो भी वैल्यू आती थी उसके अकॉर्डिंग एक डॉट, ये देखो रेड कलर के डॉट दिख रहे होंगे, देखो ये फर्स्ट डॉट ये रहा, सेकंड डॉट ये रहा, थर्ड डॉट ये रहा बच्चों, और फिर नेक्स्ट फोर्थ, एंड दिस वन इज द फिफ्थ डॉट। इस तरह उसने डॉट लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द डॉट्स मार्क्ड ऑन द 4th डे, ठीक है, अगर आप इसे ठीक से ध्यान से देखो बच्चों, 4th डे ये रहा, ये फर्स्ट डे का, मतलब ये रहा 4th डे का, फिर 8th डे का, फिर 12th डे का, फिर 16 डे का और 20 डे का, यानी कि 4 का टेबल उसे आता होगा, 4 के टेबल के अकॉर्डिंग उसने डॉट लगाना शुरू कर दिया। यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड स्केल इट इज 1.4 सेंटीमीटर हाई। तो देखो बच्चों, जब आप इसे ध्यान से देखोगे इस ग्राफ के अंदर, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, इसके बीच में छोटा सा 1.4 सेंटीमीटर जहां पे आ रहा इसने डॉट लगा दिया, ठीक है, और इसी तरह उसने पूरे चार्ट कंप्लीट कर दिया। तो यहां सबसे पहले आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें आपके पास ये कॉलम 1 में डे है, और उसके बाद कॉलम 2 में आपको लेंथ ऑफ द प्लांट है बच्चों, ठीक है, जो सा प्लांट लगाया गया उसका लेंथ आपको गिवन है। फर्स्ट 0 डे पे तो 0, अभी तो बीज लगाया है, ये भी सीड डाला ही है उसने। 4th डे पे कितना हो गया 1.4, 8th डे पे 5.3, 12th डे पे 9.5, 16 डेज पर 10.2 एंड फाइनली 20 डे पे 10.9, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है 1.4। नेक्स्ट डे भाई 8th डे पे कितना है 5.3, तो देखो 5 हो गया यहाँ पे और थोड़ा सा ज्यादा, बिल्कुल करेक्ट है। फिर 12th डे पे देखो बच्चों 9.5, तो 9 देखो ये रहा 9, ठीक है, 9 वाली लाइन ये रही, और थोड़ा सा ऊपर 9.5, 10 और 9 के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा 16 डे पे 10.2, तो बच्चों पहले 10 वाली लाइन देखो, ये लाइन है ना 10 की, 10 वाला लाइन में बिल्कुल 10 वाली लाइन से थोड़ा ऊपर है, इट मीन्स ये क्या है 10.2 है बच्चों। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 20 डे पर उसने देखा कि 10.9, ये देखो ये रहा, यानी कि 11 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 10.9। तो ये उसने ग्राफ एक तरह से ड्रॉ कर लिया, टेबल ड्रॉ कर लिया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो डाटा आपके पास, ये जो इन्फॉर्मेशन डेटा आपके पास है, इसे यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बच्चों ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन सेंटीमीटर, चेक फ्रॉम द टेबल इफ ही हैज मार्क द डॉट करेक्टली। आपको ये चेक करना है कि उसने करेक्टली मार्क किए हैं। तो देखो बच्चों, अभी 1 by 1 मैंने क्या करवाया, आपको सारे डॉट चेक करवाए, है ना, कि 1.4 देखो बिल्कुल 1.4 है, फिर 5.3 बिल्कुल करेक्ट है भाई, फिर नेक्स्ट 9.5 ये रहा 9.5, उसके बाद 10.2 बिल्कुल 10.2 है भाई, और फाइनली 10.9 जो कि 11 से थोड़ा सा नीचे है बच्चों, 10.9 बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कह दो यस इट इज करेक्ट। तो आप सोल्यूशन में यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, सोल्यूशन लिखोगे यहाँ पे और उसमें आंसर लिखोगे कि करेक्ट है, यस ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे बिल्कुल उसने एकदम ठीक से करेक्टली मार्क कर रखे हैं। तो ऑल आर करेक्टली मार्क्ड, ठीक है, तो आप लिख सकते हो ऑल आर करेक्टली मार्क्ड, सारे के सारे पॉइंट उसने ठीक से मार्क कर रखे हैं, हो गया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे करें फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट। अब ग्रोथ चार्ट को यूज करना है, उधर से देख करके आपको बताना है क्या है ग्रोथ चार्ट बच्चों। देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो चार्ट आपको गिवन है इस चार्ट को देख करके आपको इसे आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 24 को, ठीक है। इसमें आपसे बोल रहा है बिटवीन विच डे डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंजेस द मोस्ट। आपको ये बताना है सबसे ज्यादा चेंज कौन से गैप में आया था, 0 से 4 डे में, या 4 से 8 डेज में, या फिर 8 से 12 में, या 4 से या फिर 12 से 16 में, या फिर 16 से 20।
किसके बीच में सबसे ज्यादा चेंज, यानी जिसके बीच में डिफरेंस आपको ज्यादा आएगा बच्चों, वो हमारा आंसर होगा। चलो देख लेते हैं भाई इसको भी टेबल में। तो देखो फर्स्ट डे में बच्चों 1.4, ज्यादा नहीं है, 1.4 ही आ रहा है। नेक्स्ट डे में देखोगे तो अब देखोगे भी इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालोगे तो अराउंड 4 का आसपास का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगेन करोगे तो अगेन आपके पास 4 समथिंग, 4 के आसपास का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है, 12 और 16 के बीच में ज्यादा चेंजेस नहीं है, बोल माइनर चेंजेस है, और उसके बाद भी माइनस है, यानी कि हमारा आंसर बच्चों क्या हो सकता है, 4 to 8 या फिर 8 to 12 हमारा आंसर हो सकता है। क्या आंसर हो सकता है, 4 to 8 या फिर 8 to 12। चलो अब माइनस करके करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। किस किसी बीच में हो सकता है, 4 to 8 के बीच में भी हो सकता है, या फिर हो सकता है 8 से 12 के बीच में। अब करेक्ट आंसर क्या है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो पहले मैं 4 और 8 के बीच में निकाल रहा हूं बच्चों, ठीक है, यानी कि 5.3 और 1.4 को पहले डिफरेंस करके निकाल लेता हूं। 5.3 एंड 1.4, ठीक है भाई। जब इसे माइनस करेंगे या माइनस होगा नहीं, बोरो करना पड़ेगा, 13 हो गया। 13 में से 4 माइनस करोगे तो बच्चों 9 आ जाएगा, और इधर ये 4 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो 3.9 आ गया बच्चों। अच्छा एक बार और कर लेते हैं इसका भी, ठीक है। अभी तो हमने किसके लिए किया, 4 और 8 के बीच में किया, अब 8 एंड 12 के बीच में कर लेते हैं बच्चों, यानी कि 5.3 एंड 9.5, ठीक है। 5.3 और 9.5 का भी कर लेते हैं। तो 9.5 ज्यादा है इसलिए मैंने ऊपर लिख लिया, 5.3 स्मॉलर वैल्यू इसलिए नीचे लिख लिया। और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा और इधर आपके पास 4 आ जाएगा, यानी ग्रेटर वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, 4.2 दिख रही है। तो भाई कौन सा पीरियड में सबसे ज्यादा होगा बच्चों, तो आप कह सकते हो सर ये वाला जो पीरियड है, यानी कि 8 से 12 का जो पीरियड है, सबसे ज्यादा प्लांट इस टाइम पीरियड में ग्रो कर रहा है। यानी कि डेट की अगर बात करें बच्चों, डेज की 8 डे से 12 डे के बीच में, यानी कि ये 8 डे से लेकर 12 डेज का जो गैप था, इस बीच में प्लांट ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 8 to 12 डेज। तो 8 to 12 डेज, देखो ये थर्ड आंसर है, तो थर्ड वाला जो होगा बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 to 12 डेज, ठीक है। इस तरह से सॉल्व किया। और हाँ ये दोनों ही सब्ट्रैक्शन आप करके दिखाओगे भी, डायरेक्ट नहीं करना है, इसे करके भी दिखाना है आपने कि कैसे सॉल्व किया। अच्छा अब ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट और देख लो बच्चों, इसमें क्या है, व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑन 14th डे। आपको 14 डे पे गैस करना है क्या हो सकता है, 8.7 हो सकता है कि 9.9 हो सकता है, या फिर 10.2 हो सकता है, या फिर 10.5 सेंटीमीटर हो सकता है, ये गैस करना है 14 डेज का ना, 14th डे पर। चलो टेबल देखते हैं भाई। तो 14th डे का मतलब है बच्चों 12th डे पे कितना है, 12 डे पर 9.5 है, ठीक है, और 16 पे कितना है, 10.2 है। यानी हमारा जो आंसर होगा बच्चों 9.5 और 10.2 के बीच का आंसर होगा। क्या होगा, 9.5 और 10.2 के बीच का आंसर, क्योंकि 14 जो है नंबर है बच्चों वो 12 और 16 के बीच में आता है, ठीक है। 40 is lies between the 12 and 16, then you can see our answer will be on between 9.5 to 10.2। 9.5 से लेकर 10.2 के बीच का आंसर हम देखते हैं भी, क्या हमें ये ऑप्शन गिवन है क्या, 9.5 से 10.2, 9.5 से 10.2, तो बच्चों इसके बीच में ये वाला ऑप्शन आ रहा है। 9.5 से हमें 10.2 के बीच का आंसर चूज करना है, तो 8.7 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 10.5 भी नहीं हो सकता, और 10.2 तो होगा नहीं भी, 6 स्मॉलर चाहिए हमें, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9.9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कौन सा, सेकेंड हमारा आंसर हो गया, दैट इज 9.9 सेंटीमीटर। और ब्रैकेट में आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो, और रीजन ये लिखोगे बच्चों कि 9.9 जो है, अगर मैं 9.9 की बात करूं बच्चों, 9.9 की बात करूं, ठीक है, तो वो जो 9.9 है ये 9.5 से तो ग्रेटर है और 10.2 से स्मॉलर है बच्चों। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो गया, 9.9 हो गया। 9.5 और 10.2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो बच्चों, क्या है, सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। और फाइनली लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 24 का और इस चैप्टर का भी क्या है, पढ़ते हैं। विल द प्लांट ग्रू
ग्रोइंग एट द टाइम। अब आपसे पूछा विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम। ये जो प्लांट है बच्चों, क्या ये हमेशा इंक्रीज, इसकी जो हाइट है बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ऐसे इंक्रीज होती रहेगी क्या? आपसे ये पूछा जा रहा है, जो प्लांट है क्या हमेशा बढ़ता रहेगा क्या? फिर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द 100th डे। जब 100 दिन हो जाएंगे यानी 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, तब इसकी हाइट क्या होगी, ये आपको गैस करके बताना है। मेक ए गैस, जो भी आपको लगता है। तो पहली बात तो ये बच्चों कि प्लांट भी जो होता है बच्चों, एक टाइम तक ग्रो करने के बाद फिर रुक जाता है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर ग्रो करता रहेगा, एक टाइम के बाद उसकी हाइट भी फिक्स हो जाती है, हाँ इतनी हाइट रहेगी। तो इसने जो बोलता है ना ऑल द टाइम इट विल ग्रो, नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। कि हमेशा ग्रो करेगा? नहीं भी नहीं, बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं एक बार रुक जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि 100 डे के बाद क्या होगा, ये आपको गैस करना है। भी गैस करना है, इसमें तो सबका आंसर अलग अलग हो भी सकता है बच्चों। जैसे अब देखो फाइनल हाइट आपके पास क्या है, 10.9 है, तो मैं मान लेता हूं भी 10.9 है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा बच्चों, बस मान लेता हूं 12 सेंटीमीटर तक चला जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे 15 तक चला जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा बच्चों। तो आप लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वो भी करेक्ट है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, हमें लगता है सर 15 सेंटीमीटर तक जा सकता है सर, थोड़ा और हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना आंसर लिख लेना है बच्चों। जो भी गैस करोगे, गैस के अकॉर्डिंग कि भी क्या होगा आपका आंसर, तो गैस करना है आपको भाई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आपका चैप्टर स्मार्ट चार्ट। और स्मार्ट चार्ट आपका ये दोनों ही वीडियो कंप्लीट हो गई बच्चों। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराया। तो देखो बच्चों, अगर अभी तक नहीं देखा है आपने इसका फर्स्ट पार्ट, जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। देखो भी कंटेंट पसंद आता है, वीडियो अच्छी लगती है बच्चों, तो उसे लाइक जरूर किया करो, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। ठीक है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करोगे तभी मिलेगा। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय। और हाँ, अब नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखना भी, चैप्टर 13 बच्चों। ठीक है, तो 12 तक तो यहाँ आपने देख लिया। अब जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको तो कहूंगा अब कौन सा चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 13 देखेंगे आप। ठीक है, चलो बाय।